सारा बड़ा बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। पैंगोंग विवाद के बाद विवादित क्षेत्रों से सेनाओं की वापसी हो गई है। दूसरी ओर भारत ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शरीक होंगे। ये बात इसलिए चर्चा में है क्योंकि पैंगोंग पर हुए सैन्य डिसएंगेजमेंट के बाद अब भारत ये सम्मेलन करने जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फिर से द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। हालांकि पिछले 9 महीने से जिस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद चल रहा था, इससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। पैंगोंग के जिस विवाद को चीन लगातार उलझाए रखना चाह रहा था, अब वो उसे समेटने में लग गया है। चीनी सेना पैंगोंग झील क्षेत्र से पूरी तरह वापस हो गई है। चीनी सेना भारी तादाद में रूटोंग बेस पहुंची है और सैटेलाइट तस्वीरों से उसका खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 10 फरवरी से अचानक चीन ने अपनी फ्रंटलाइन टुकड़ियों और टैंक्स को पूर्वी लद्दाख के विवादित इलाकों से पीछे हटाना शुरू कर दिया था। चीन को फिंगर 8 के उस पार, जबकि भारतीय सेना को फिंगर 3 की अपनी पोस्ट पर जमा रहना है। भारतीय सेना ने चीन को अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने को कह दिया है। दरअसल विवाद 5 मई 2020 को पैंगोंग इलाके में फिंगर 4 के पास पेट्रोलिंग के समय एक झड़प के बाद शुरू हुआ था, जब चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नकारते हुए फिंगर 4 तक अपना कैंप बना लिया था। कमांडर स्तर की वार्ताओं और विदेश मंत्रियों के कई दौरों की मशक्कत के बाद आखिरकार चीन को झुकना पड़ा और डोकलाम के बाद लद्दाख में भी चीन को नैतिक शिकस्त मिली, ऐसा माना जा रहा है। पैंगोंग के डिसएंगेजमेंट के बाद ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मिलना कूटनीतिक लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि रिश्तों की तल्खी की वजह से भारत में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन का चीन बहिष्कार करेगा, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर इसका स्वागत किया है। आपको बता दें कि पैंगोंग झील के 134 किलोमीटर लंबी झील के 2/3 हिस्से पर चीन का कब्जा है, जबकि 1/3 हिस्से पर भारत काबिज है। पिछले साल मई में दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट तब शुरू हुई थी, जब चीन ने फिंगर 8 से बढ़ते हुए फिंगर 4 तक अपनी सेनाएं तैनात कर दी थी और भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग करने से उनको मना कर दिया था। विवाद लद्दाख की गलवान घाटी में भी हुआ और 15 जून की भिड़ंत में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। यहां से मामला लगातार उलझता बिगड़ता चला गया। चीन ने लगातार सेना, मिसाइल, टैंकों की तैनाती बढ़ाई, तो जवाब में भारतीय सेना ने भी ऊंचाई की चोटियों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और ब्लैक टॉप, रोशिन लॉ, मुसोखरी और हॉट स्प्रिंग की चोटियों पर वो काबिज हो गए। ये वो चोटियां थी जहां से चीन के सैनिक और उसके बेस कैंप दोनों भारतीय सैनिकों की बंदूकों की जद में आ गए। यही नहीं, भारत से उलझने के बाद चीन को व्यापारिक रूप से भी खासा नुकसान उठाना पड़ा। भारत के साथ चीन के आर्थिक रिश्तों में वो गर्माहट अब नहीं रह गई है जो पहले थी। 200 ऐप पर पाबंदी, निर्माण से जुड़े ठेके रद्द करना और दक्षिण चीन सागर में बढ़ती अमेरिकी दिलचस्पी का हिस्सा बनकर भारत ने पहले ही चीन की नकेल कस रखी थी। शायद दक्षिण एशिया में अमेरिका रुख को भांप कर ही चीन ने फिलहाल भारत से टकराव टालने का मन बना लिया और अपना बोरिया बिस्तरा समेटने में ही अभी अपनी भलाई समझी है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। महेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीश शर्मा, कांग्रेस के नेता, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। और रिटायर्ड मेजर जनरल A.K. सिवाज साहब, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला टेक्निकल सवाल सिवाज साहब आपसे। लगातार चीनी फोर्सेस जो हैं वो पीछे हट रही हैं, हमारी सेना जो थी वो ऊंचाई पर थी, इसका फ़ायदा मिला, कूटनीतिक फ़ायदा मिला? और क्या जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट हो रहा है, एक फ़ौजी होने के नाते, एक अधिकारी होने के नाते, गाड़ी ठीक ट्रैक पे चल रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि काफी हद तक गाड़ी बिल्कुल ठीक रूप पे चल रही है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से डिस्कलेशन अभी हुआ है नॉर्थ और साउथ ऑफ पैंगोंग में, वो बहुत ठीक है कि चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 और उसके ईस्ट में चला गया सिरचप, जो उसकी परमानेंट लोकेशन है, और भारत धन सिंह थापा पोस्ट में आ गया फिंगर 3 के पर। और इसी प्रकार हमें साउथ ऑफ पैंगोंग में हमने क्लास रेंज को खाली किया। मगर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी भूपेश, कि जो क्लास रेंज है वो एक प्रकार से गेम चेंजर है, जो हमने 29-30 अगस्त को ली थी, जिसके अंदर रिजिंगला, आपका गुरंगुल, मगर हिल और आपका कांगूर गैप है।
इसके कारण आप पूरा चशुल मोल्दो बाउल को डोमिनेट करते थे और आप पंगुर गैप को फायर एंड ऑब्जर्वेशन थे। इसका मतलब जो चीन 1962 में इस पांगुर गैप से आया था वो आज आपके कब्जे में था। आप वहां जा सकते थे चीन की तरफ, चीन इस रास्ते से लद्दाख के अंदर नहीं आ सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी 29-30 को, और इसी के कारण सब पलटा बदल गया था। और इसी के कारण जो चीन था वो बड़ा नरम हो गया और चीन चाहता था कोई ना कोई समझौता हो, क्योंकि उससे पहले बात को टालता जा रहा था चीन। तो इसी के कारण वो नॉर्थ ऑफ पंगैंगसो में फिंगर 4 से वापस जाने को तैयार हुआ। फिंगर 8 में उसने अपने बंकर, उसने अपने अम्युनिशन डैम, पेट्रोल डैम बढ़ा दिए थे, उसने अपना हेलीपैड, उसको सबको वापस लेगा। चीन अगर वापस जा रहा है तो क्या इसके पीछे भी ड्रैगन की कोई चाल है, ये समझना चाहेंगे सिवाज साहब आपसे। लेकिन रविंद्र सचदेव हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, इसको भारत की कितनी बड़ी जीत माना जाए, कूटनीतिक जीत माना जाए, सैन्य जीत माना जाए? और क्योंकि आप इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। सार्क सम्मेलन शुरू हो रहा है, भारत कर रहा है, उसमें शी जिनपिंग भी आएंगे, द्विपक्षीय वार्ता देखते हैं आप, और क्या जो रिश्तों में बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी? रिश्तों में बर्फ कुछ तो पिघलने के आसार दिख रहे हैं जो फिलहाल हो रहा है। तो ओवरऑल डेफिनेटली देखिए, कभी भी शांति की तरफ जाते हैं दो देश तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, वन। सेकेंडली डेफिनेटली यस, इसमें भारत की काफी बड़ी आई थिंक कूटनीति तो है, बट फर्स्टली मैं कहूंगा हमारी मिलिट्री की आई मीन सबका मिला जुला रोल है ऑफ कोर्स, बट हमारी मिलिट्री जिस तरह स्ट्रांगली अब की बार खड़ी हुई है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आया है। उसके अलावा डेफिनेटली मिलिट्री की मसल के पीछे कूटनीति को मसल चाहिए होती है ना, कूटनीति हवा पे तो कर नहीं सकते। तो हमें जो हमारे देश को जो मसल हमारी जो मिलिट्री ने दिखाई, स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजीज बना करके आगे जो चले, जैसे जनरल सिवाज बता रहे हैं, उसके चलते हमारी कूटनीति भी जो रही वो भी सफल रही काफी हद तक। अब पर एक बात प्रश्न उठ के ये आता है, अव्वल चीन आया क्यों था इस तरफ, और दूसरी बात चीन पीछे क्यों जा रहा है? मेरे विचार में चाइना का जो ऑब्जेक्टिव था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए, उसने 10 किलोमीटर ज्यादा ले लिए, 5 ले लिए, क्या उसने अपने हिसाब से अपनी कुछ सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए करा, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव मेरे विचार से उसका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको सिक्योर करना था या सिक्योर करना है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें फिर वही दिख रहा है 10 कदम आगे 5 कदम पीछे, तो चाइना जो पीछे भी चला गया तो उसने कुछ नेट गेन कर लिया है। तीसरी बात जो हमारी सरकार कहती है विच इज वेरी राइट, कि इन्होंने हमारी कोई टेरिटरी नहीं गई है, पर फिर क्वेश्चन आता है कि ये सारा ये हो क्या रहा था। तो ये जो सारा हो रहा था इसमें ऑफ कोर्स वंस अगेन जनरल सिवाज बेहतर समझा पाएंगे, ये मान लीजिए एक बफर जोन या नो मैन्स लैंड है भारत और चाइना के बीच में सारी बाउंड्री में, क्योंकि हमारी बाउंड्री ही डिफाइंड नहीं है, उसमें कभी हम आगे कभी वो पीछे। तो इसमें जहां हम पहले आगे जाते थे या पीछे आते थे वहां पर चाइना ने रोक लगा दी हमको, और चाइना बढ़ के आगे आ गया। सार्क में चाइना बायकॉट करेगा सार्क समिट का, ऐसा माना जा रहा था, लेकिन उसने वेलकम किया है। इसके पीछे क्या वजह है और इस मंच का भारत कितना बेहतर उपयोग कर सकता है, ये समझेंगे रविंद्र सचदेव से। इस समय हमारे साथ महेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता मौजूद हैं। शर्मा जी, आपसे यहाँ ये समझना चाहेंगे, विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि आप अपनी चोटियाँ दे देंगे, कैलाश रेंज दे देंगे, आप अपनी पोजीशंस को पीछे ले आएंगे, जो ईगल वॉच की जो हमारी पोजीशन बनी हुई थी जहाँ से हम पूरी नज़र रख पा रहे थे उसको भी पीछे ले आएंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आप इसको जीत कैसे कह सकते हैं महेश वर्मा? मैं भूपेश भाई आपको एक बात कहूँगा कि हमें ये जितना भी अपमानित करना है करें, लेकिन हमारे सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश ना करें। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाना, कभी हमारे सेना प्रमुख को सड़क पर गुंडा बता देना, कभी सेना के जो प्रकरण है उसको लेकर तरह तरह के अनर्गल प्रलाप करना, ये देश हित में नहीं है, ये देशभक्ति का जज्बा नहीं कहेंगे। नहीं, वो कहते हैं कि इस मुद्दे पे हम पूरी तरह से चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो हम पूरी तरह से देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पोस्ट को छोड़ते जाएंगे और जमीन को देते जाएंगे तो ये नागवार है। इसमें किस बेसिस पे ये बात कही जा रही है? कोई कारण होना चाहिए ना कहने का, ऐसे आरोप लगाने का कोई बेस तो होना चाहिए ना। कुछ भी कह देंगे, आप चाइना से कुछ खा रहे हैं, आप चाइना से कुछ ले रहे हैं, आप कहिए
कि हमें चाइना चंदा देता है, हमें चाइना पैसा देता है, इसलिए हम ऐसे बोलने पे मजबूर हैं? स्पष्ट करिए देश को। राहुल गांधी, कांग्रेस और सोनिया गांधी स्पष्ट करें कि चाइना से पैसे लेके अगर वो चाइना के समर्थन में ये बात कर रही हैं या वो कर रहे हैं, तो ये बताना चाहिए देश को। जगदीश जी बताइए, क्यों पैसा ले रहे हैं और क्यों आप चाइना के गुण गाते हैं, क्यों आप सेना का अपमान करते हैं, क्यों आप सेना अध्यक्ष को गुंडा कह देते हैं, क्यों आप पाकिस्तान और चाइना के खेमे में दिखाई देते हैं? बड़ा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आप पे। वर्मा जी, सबसे पहले तो बता दूं, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जगदीश शर्मा सब अपने देश के साथ खड़े हैं और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े। अगर वो देश हित की बात करेंगे तो, अगर वो देश को झूठ बोलेंगे तो, उन्होंने तो कहा था, जोर जोर के कहा था कि ना कोई भारत में घुसा है ना कोई भारत में आएगा, तो ये पीछे कहां से हट रहे? सवाल ये उठता है। राजनाथ सिंह ने कहा अंदर घुस गए हैं। आज सारी मीडिया शोर मचा मचा कर कह रही है कि चाइना पीछे हट गई है, दाढ़ी से डर गई है। कौन सी दाढ़ी से डरी है? अगर पीछे हटे तो हमारे सैनिकों का जोर है, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत है। और सही बात तो देश पूछना चाहता है कि वो घुसी है नहीं घुसी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं घुसी है, तो पीछे कहा क्या चाइना में पीछे से हट रही है? बहुत बड़ा सवाल है, इस पर देश को बताना पड़ेगा। राजनीति आप क्या कर रहे हैं? गुमराह देश को आप कर रहे हैं, ज्ञान आपको नहीं है, आप अगर चैनल पे बोल देते हैं। क्या बताइए, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था देश के सामने कि हमारे देश में 1 इंच भी कोई नहीं घुसा है? तो ये सेना कहां वापिस जा रही है, कहां से वापिस जा रही है, ये देश को बताना होगा। ये हमारे जवान जो खड़े हैं बर्फ में, ठंड में, ताकत के साथ, उनकी बेइज्जती करी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। ये गुस्से नहीं है, अरे गुस्से हैं तो फिर बात करते रहे हैं। बड़ा सवाल कंफ्यूज है। चलिए आप और हमारे देश के चलिए जवाब लेता हूं। महेश वर्मा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई घुसा नहीं है, तो फिर वापस कहां से जा रही है सेना? इसका जवाब देखिए, मेरा ये कहना है कि सेना वापसी की जो बात कही जा रही है, जो इनके टाइम में जो समझौता हुआ 1991 में, जिसमें इन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ जो है हथियार नहीं उठाएंगे, गोली बारूद नहीं चलाएंगे, हम आप लोगों को मारेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। इनके टाइम में जो अतिक्रमण हुआ, उस अतिक्रमण को हमने आज किसी ना किसी तरह से मजबूर किया चाइना को कि वो वापिस, हमने उसके लिए उसको मजबूर किया है। हमने इनके जो गलत काम थे, या कह लीजिए इनके वजह से जो है भारत भूमि जो उनके कब्जे में आ गया था, अतिक्रमण में आ गया था, उससे कहीं हम उनको पीछे कर रहे हैं, ना कि हमारे टाइम में कोई वो चीज को कब्जा किया और हम उस चीज को मान लिया और हमने कह दिया। पूरे देश की मीडिया ने बताया चाइना घुस गया है। हमारे रक्षा मंत्री जी बोले, राजनाथ सिंह जी, चाइना घुस रहा है, कुछ करो। पर प्रधानमंत्री एंजॉय करते ट्रंप के फंक्शन में, गुमराह मत करो देश को गुमराह मत करो। चलिए, चाइना घुसा था और नहीं घुसा, तो ये बताइए प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, कहां से बाहर जा रहा है? गुमराह मत करो प्लीज। चलिए, पुरानी बातें मत करो, आज की बात करो। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 इंच अंदर नहीं कोई आया। आता हूं, सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। सिवाज साहब, गोगरा की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें, तो कई ऐसे टेक्निकल इश्यूज हैं जहां पर बात बनते बनते बिगड़ रही है। 11-12 दौर की बातचीत जो हुई है, ठीक है, उसमें डिसएंगेजमेंट जरूर शुरू हुआ है और गाड़ी ठीक ट्रैक पर जानी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी रोड़े बहुत हैं, कंकर बहुत है, रास्ता अभी कठिन है। और लगता है आपको कि बर्फ इतनी स्मूथ हो जाएगी, पानी बन जाएगी और सब चीज़ें संवरती चली जाएंगी, संभलती चली जाएंगी, और इसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं भूपेश। देखो, ये जो डेप्सांग का इलाका है, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, इसमें डेप्सांग का इलाका जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, वो इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं है। और देखो, हमने जब कैलाश रेंज वापस दे दिया, जो हमारा एक ट्रम्प कार्ड था, तो अभी हमारे पास कोई लीवरेज नहीं रहा है, तो ये बातचीत चलेगी। और डेप्सांग में चीन जो है हमारी पेट्रोल 10 से लेके 13 में नहीं जाने देता, 10, 11, 11A, 12, 13। चीन को हरदम ये डर था कि भारत कुछ ना कुछ अक्साई चीन या जो उनका हाईवे G219 है, जो सिंगजांग से लासा जाता है, उस पर तो कुछ नहीं करेगा, या गिलगित बाल्टिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर तो कुछ नहीं कर देगा। इसको मद्देनजर रखते वो 10 से 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, अभी नहीं, ये पहले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आए, इसको भी साफ सुथरे शब्दों में बताना चाहता हूं। मगर ये आगे वेस्ट में, और ये दरबत चौक दौलतबेग ओल्ड रोड बनाई है, उसको भी इंटीग्रेट करते हैं। अभी पॉइंट आता है, क्या ये वापस जाएंगे? ये एक म्यूट क्वेश्चन है, इस पे बातचीत चल रही है, तभी ये कॉम्प्लेक्स है। और कहीं ना कहीं चीन को ये डर लगा हुआ था कि हम कुछ ना कुछ
एक्साइटेड करेंगे। अगर चीन वहीं रहता है जहां पर है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो क्यों? क्योंकि यहां से ये डायरेक्ट या तो दौलत बेग ओल्डी सब सेक्टर नॉर्थ को वो ले सकते हैं पीस मिल में, या इसको बाईपास करते हुए नुब्रा वैली और जो साइटन ग्लेशियर है वहां जा सकते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान जो है और चाइना क्लूड कर सकते हैं। चीन ईस्ट से एक्साइटन से और पाकिस्तान वेस्ट से गिलगित बाल्टिस्तान से आपका जो साइटन और नुब्रा वैली है उसको सैंडविच कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि चीन वापस जाए, क्योंकि ये जो चीन है उसने 1993, 96, 12 और 13 के जो एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल उनको नकारा है। ये 1959 की जो क्लेम लाइन की तरफ आना चाहता है, और ये सच्चाई है कि अभी हमारी पेट्रोल को जाने नहीं दे रहा। ये कॉम्प्लेक्स इशू है, ये आज का इशू भी नहीं है। ये कहना ये पुराने इश्यूज हैं जो लगातार चले आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चीन बैकफुट पर है, इसको समझना चाहेंगे शिवाज साहब आपसे। लेकिन रविंद्र सचदेव का मैं रुख करूंगा। रविंद्र, सार्क सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता अगर होती है तो अमेरिका उसको किस तरीके से देखेगा, और क्या चाइना के साथ संबंध अगर ठीक होते हैं तो लगता है आपको पाकिस्तान को भी कोई संदेश दे सकता है भारत, और किस किस्म की स्ट्रेटजी होगी, किस किस्म की रणनीति होगी अगर द्विपक्षीय वार्ता होती है मोदी और शी जिनपिंग के बीच? डेफिनेटली मैं आपके आखिरी क्वेश्चन से शुरू करता हूं। भारत और चीन के रिश्ते चाहे जितने भी सुधरे, जितने दिखते हैं अभी, उनका भारत पाकिस्तान पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को हमेशा अपना पॉन बना के रखेगा भारत की एनर्जी को कम करने के लिए, भारत की प्रोग्रेस को रोकने के लिए। तो वो क्लियर कट रहेगा। दूसरी बात, चाइना ने जो विड्रॉ भी करा है, अगर हम कह रहे हैं कोट एंड कोट विड्रॉ या डिसएंगेज भी करा है, जो फिलहाल के लिए उसने अपनी ग्लोबल इमेज को थोड़ा सा सुधारने के लिए करा है। क्योंकि देखिए, चाइना की अभी अमेरिका के साथ बातचीत होनी है, एक रोबस्ट 360 डिग्री बातचीत, जिसमें चाइना और अमेरिका अपने रिश्तों को फ्रेशली दोबारा देखेंगे कैसे हमें आगे बढ़ना है। बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार एक डिटेल्ड वार्तालाप होगी, जिसमें अमेरिका चाइना के साथ क्लाइमेट चेंज में बाय द वे एंगेज भी करेगा। परंतु चाइना के जो एक्सपेंशनिज्म है, उइगुर्स, हांगकांग, ताइवान, हिमालयस में भारत के साथ, ये सारे मुद्दे भी आएंगे। तो चाइना ने जो भी चाल चली है, मुझे ये लगता है चाइना ने ये जो एक्नॉलेज भी किया कि उनके जवान मरे और अब डिसएंगेज कर रहा है, तो चाइना तो ये कहेगा ना कि देखिए, मैं पहली बात चाइना ये कहेगा, भारत कहता है मैं उसकी जमीन पे नहीं गया, तो मैं जमीन पे गया था उसकी, मैंने तो उसकी टेरिटरी में एंटर ही नहीं करा। चाइना हमारे खिलाफ खेलेगा। इसमें आई थिंक हमारी सरकार को बाय द वे अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी चाहिए टू टेल द कंट्री की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब क्या है। देखिए, सारी जो कंफ्यूजन हो रही है इस समय, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम कर रही है, आपने कहा था आए हैं तो वापस कहां गए, आए नहीं थे तो वापस क्यों गए, राइट? ये कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब क्या है। ये एक, मान लीजिए, एक पट्टी जैसी, एक बेल्ट जैसा एरिया है, कहीं पे 1 किलोमीटर, कहीं पे 500 मीटर, कहीं पे 100 किलोमीटर, जिसपे हम दोनों के क्लेम्स हैं, राइट? और उसमें कभी हम जाते हैं, कभी वो जाते हैं पेट्रोलिंग करने। बट कमिंग बैक टू चाइना पिक्चर, तो चाइना तो अब अमेरिका को ये कहेगा ना, देखिए मैंने इंडिया के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, देखिए हमारे भी तो जवान मरे। चाइना ये बताएगा ना, देखिए इंडिया ने भी तो मारा हमारे को। चाइना ने अभी से पहले क्यों नहीं बोला कि उनके जवान मरे, अब क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है कि वो अमेरिका को बोलेगा अपनी जब डिस्कशंस में, देखिए हमारे भी तो जवान मरे, पर ठीक है, हमने अब अपने को पीछे वापस ले लिया, तो हम एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेट्समैन है। तो वो अपने अगेंस्ट जो चार्जेस आएंगे उनको थोड़ा डल करने के लिए वो ये कदम उठा रहा है। अब जहां तक बात रही कि भारत और चाइना के रिश्ते, देखिए हमारे पास आई वुड नॉट से कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट असलियत ये है हम दोनों देशों को कोएग्जिस्ट करना है। सारे लीडर्स ने हमारे कहा, और हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम चाइना से कैसे एकदम टोटली अपने को कट ऑफ कर लेंगे। आज की तारीख में हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना बैठा है चाइना, ठीक है? हम उनको एक्सपोर्ट भी तो करते हैं। अगर हम अपनी इकोनॉमी काटेंगे हमें भी नुकसान होगा, उसको भी होगा। तो हमें रास्ता निकालना है कि इस बॉर्डर पे किस तरह से हम शांति लाएं। महेश वर्मा, समझना आपसे ये चाहेंगे, एस जयशंकर की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें,
तमाम सरकमस्टांसिस जैसे हालात होते हैं वैसे सरकार रिएक्ट करती दिखाई दे रही है। लगता है आपको कि अब थोड़ा सरकार भी पॉजिटिव होगी? जो बैन की बात चल रही थी, जो इकॉनमी की बात चल रही थी, चाइना को चोट पहुंचाने की बात चल रही थी, अगर चाइना अपने कदम पीछे खींच रहा है, बातचीत हो रही है, तो सरकार भी कुछ ऐसा पॉजिटिव साइन पूरी दुनिया को दिखाएगी कि हमारे भी सैनिक पीछे आ रहे हैं, हम भी बातचीत को तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, आप लगातार कहते हैं कि पिछली सरकारों की गलतियां थी, वहाँ पर ऐसे कानून बना दिए गए कि हथियार नहीं इस्तेमाल होंगे, उनके राज में चाइना ने ज़मीन हड़प ली। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है ये तय कर पाएगी? एक बड़ा विजन होगा, एक बड़ा जवाब होगा विपक्ष को भी, देश को भी, अगर प्रधानमंत्री और सरकार ये कर पाती है तो। हेलो महेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ये वीडियो का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, सवाल ये है कि आज की डेट में हमारी चुनौती क्या है। हमारे लिए कोई चाइना जो है कोई हमारा दोस्त नहीं रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी जरूर है। हमने हमेशा यही कहा है कि हम अपने पड़ोसी से एक अच्छे रिश्ते रखें, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पड़ोसी हमें हर वक्त दगा दिया हो, जो हमारे पीठ में छुरा भोंका हो, उसके साथ हम सतर्क ना रहें। सतर्क रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और विशेषकर चाइना के मामले में तो हमें रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड कोई प्रतिद्वंदी है, चाइना को लगता है कि किसी आदमी से, अगर किसी मुल्क से अगर हमें कोई चुनौती मिल सकती है तो निश्चित रूप से वो भारत है। तो भारत को कहीं वो अपना प्रतिद्वंदी भी समझता है और अपना शत्रु भी समझता है। तो उस दृष्टि से अगर मैं बात कहूँ तो देखिए, बातचीत तो हम करेंगे, लेकिन हम बातचीत अपने हितों को ध्यान में रखकर करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट आपको कर दूं। और रही बात कि लाइन ऑफ एक्चुअल एलएसी की आप बात कर रहे हैं, तो एलएसी की बात जो आप कह रहे हैं कि उसको लेकर मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार ने कई बार, हमारे से पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कई बार इस बारे में चाइना के साथ बात भी करी, और उस बात में जो सामंजस्य बैठाने की कोशिश करी, उसके 2-3 अच्छे नतीजे भी आए, जो कि अरुणाचल में आए, सिक्किम में आए और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी आए। अब रही बात कि अभी हाल में देखिए कि जिस तरह से हमारे साथ हुआ कि जो हम ये गलेबान घाटी में या पैंटिंग में या कहीं भी हमने जो हमें सफलता मिली, तो उसका कारण ये था कि हमारा जो डिप्लोमेटिक बातचीत का जो तरीका था, उससे हमने इतना अच्छा प्रेशर बनाया। जगदीश जी, कूटनीतिक जीत है, सैन्य जीत है, और सरकार ने जिस तरीके से कूटनीतिक रंग दिखाया है उससे चाइना बैकफुट पर जाने को तैयार हुआ है, और आगे भी सरकार पूरी तरह से नज़र रख रही है चाइना की गतिविधियों पर, सैन्य गतिविधियों पर, और किस तरीके से उसको कूटनीतिक मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीछे धकेला जा सकता है। इस पर इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए कोहली जी, कूटनीतिक कह देना वो तो सरकारों में रहती है, समय समय पर रहती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। समस्या ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 6 साल पहले 56 इंच के सीने की बात करी थी। वो सीना दिखा देते तो चाइना की हिम्मत ही इधर आ जाता। अरे नेपाल भी घुस गया था, आपको पता होगा। पाकिस्तान, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आएंगे, रोज हमारे जवान मारे जा रहे हैं। वो 56 इंच के सीने में कमी थी। वो हौसले की बात नहीं थी, वो कहने की बात नहीं थी, दिखाने की बात थी। हम अपने सैनिकों को सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, जो ठंड में, दोपहर में, बारिश में सीना तान के खड़े हैं। कह सकते हैं कि 56 इंच का सीना है। जज्बातों से लड़ते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, और यहाँ क्या होता है, राजनीति करते हैं। जीतो तो अपनी, हारो तो नेहरू जी पे चले जाते हैं, नेहरू जी की बात करते हैं। बात आज के भारत की करो, 1921 में ले जाने की बात करो, 21वीं सदी में ले जाने की बात करो। आप तो वापस ले आए 1947 में। आज देश के हालात किसी से छिपे नहीं है, खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, आदमी बेकार हो गया, आदमी परेशान है। चैनल से कितने लोग नौकरी छोड़ गए, बेघर हो गए, नौकरी देने की बात थी। कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, गुमराह करती है, इस चैनल के माध्यम से देश को झूठ बोलती है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। सही बात तो यह है कि देश के अंदर घुसे और हमारे सैनिकों ने निकाले। शिवाज साहब, आपसे चलते चलते ना कि ये कहेंगे दाढ़ी से डर गए, चलिए मोदी जी ने भगा दिया। चलिए कंक्लूड आपसे करूंगा शिवाज साहब। टेक्निकल सवाल मेरा ये है, चलते चलते आपका काफ़ी अहम रिएक्शन रहेगा। फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 8, फिंगर 10, फिंगर 7, फिंगर 6, ये आम आदमी की समझ में नहीं आता। आम आदमी की समझ में आता है वो घुस गए,
हमने पीछे धकेल दिया, हम आगे चले गए, अब हमको पीछे आना पड़ रहा है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, और क्या सरकार में इतना दम, इतनी कुव्वत है कि अब वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को प्रभावी तरीके से दिखा दे कि हाँ भाई, हम दोनों देशों के बीच में ये बॉर्डर है, ये जमीन तुम्हारी है, यहाँ बताना, ये जमीन हमारी है, यहाँ तुम बताना। समझौता करके बाय एंड लार्ज इसको रिजॉल्व कर दिया, मगर भारत और भूटान के साथ उसने नहीं किया। ये उसकी चाल है, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो ग्राउंड पे डिमार्क नहीं है ना, ये नहीं मालूम कि कहां से जा रहा है। कुछ वो चीन समझते हैं वो इलाका उनका है, और भारत भी समझता है वो इलाका हमारा है। तो ये कंफ्यूजन है, और भारत चाहता है इसको रिजोल्व करे, और चीन नहीं करना चाहता था अभी तक। अब भारत इस पर प्रेशर डालेगा। इसका कारण क्या है? 2-3 चीजें थी कि अभी तक हम सोचते थे कि भारत और चीन के बीच में युद्ध नहीं होगा। $80 बिलियन का हमारा ट्रेड है, और उसके अंदर हम बहुत बड़ी मार्केट है चीन के लिए। मगर जिस प्रकार से उसने ईस्टर्न लद्दाख में आया, वो ट्रस्ट अब जीरो हो गया है। अभी हमको पता लग गया है कि चीन पे भरोसा करना खतरे खाली नहीं है। तो आने वाले समय में हमें 3 चीजें करनी पड़ेंगी भूपेश। एक तो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी आपके नॉर्दर्न सेक्टर में, और हमारा फोकस जो कि पाकिस्तान के साथ था वेस्टर्न बॉर्डर में, वो हटके अभी नॉर्दर्न बॉर्डर चीन की तरफ होना चाहिए। और साथ में भारत की जो नेवी है उसको बहुत ज्यादा और भी मजबूत होना पड़ेगा इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में, स्पेशली जो मलक्का स्टेट में, कि चीन के ऊपर प्रेशर डाले और उसको ब्लॉक कर दे। और इसी प्रकार वायु शक्ति को और भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार के साथ हम कदम के साथ कदम मिलाकर खड़े हैं। सरकार का कहना है कि चिंता मत करिए, जहां पर चीन था उसको वहीं पर पीछे धकेलेंगे। इसके लिए हमारी कूटनीतिक ताकतें भी काम कर रही हैं, और कहीं ना कहीं सैन्य वार्ताएं भी इसमें काम कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3 ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिन पर सरकार को फोकस करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, चीन के बहुत करीब बहुत जल्द पहुंचना होगा, और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण करना पड़ेगा सेना का, और इंडियन नेवी को, नौसेना को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि चिंता मत करिए, हर तरफ से हर मोर्चे पर काम हो रहा है, इसीलिए चीन बिलबिला रहा है और उसकी एक नहीं चल रही है। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। महेश वर्मा जी बहुत शुक्रिया, जगदीश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, रविंद्र सचदेव आपका बहुत शुक्रिया, रिटायर मेजर जनरल AK सिवाज साहब डिफेंस एक्सपर्ट, आपका एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत।